Hello friends, today we'll discuss about catabolism of sugar यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का अपचय। कल आपने उपापचय के बारे में पढ़ा। उपापचय एक ऐसी घटना होती थी जिसमें अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं होती जिनके फलस्वरूप भोज्य पदार्थों का पाचन होता और ऊर्जा की प्राप्ति होती थी। जो उपापचय है, उपापचय दो प्रकार की घटना होती है उपापचय के अंतर्गत, एक अपचय दूसरा उपचय। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपचय के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने अपचय की परिभाषा देख ली, अपचय के अंतर्गत जो बड़े जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उन बड़े जटिल भोज्य पदार्थों का अपघटन छोटे सरल भोज्य पदार्थों में होता है, जिसे हम अपचय कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे आज कार्बोहाइड्रेट्स के अपचय के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जनरली यदि देखा जाए कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं श्वेत ठोस पदार्थ होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कैसे होते हैं? श्वेत रंग के ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो जल में तो अत्यधिक घुलनशील होते हैं परंतु कार्बनिक विलायक में अघुलनशील अथवा कम घुलनशील होते हैं। ठीक है, लिख रहा है आपके सामने कि कार्बनिक विलायक में अघुलनशील या कम घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायक का मतलब है जैसे एल्कोहल है, ईथर है, ठीक है, इत्यादि जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें ये या तो अघुलनशील होते हैं या कम घुलनशील होते हैं, जबकि जल में पूर्ण रूप से ये घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ऊतकों में जो कोशिका का भार होता है उस कोशिका के भार का 0.1% तक हो सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर कंकाली पेशियों और यकृतों में पाई जाती है। यकृत में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सर्वाधिक 15% तक हो सकती है। जो हमारा भोजन होता है, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो होती है या कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड आदि के रूप में हो सकते हैं, जिनका सरल रूप से पाचन हमारे मुंह में उपस्थित लार द्वारा हो जाता है। उसके पश्चात उनको शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। शरीर के अंदर स्टोमक, इंटेस्टाइन से यकृत की ओर भेज दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो है देखा है ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कोशिका के बाहर का 0.1% हो सकती है। सर्वाधिक मात्रा यकृत में 15% तक हो सकती है। इनका पाचन मुंह में लाल लाल हो जाता है, जहां से इन्हें मात्र में यकृत में भेज दिया जाता है। ठीक है, जो पाचन के फलस्वरूप जो ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होंगे। जो अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज होता है वो अतिरिक्त मात्रा में उपस्थित ग्लूकोज शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित कर लिया जाता है। ठीक है, जिसकी सर्वाधिक मात्रा शरीर के अंदर कंकाली पेशियों और यकृत में होती है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं या ग्लूकोज होता है वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसके 1 ग्राम अणु के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है 4.1 किलो कैलोरी। अब इसको सर्वाधिक एनर्जी वैसे देखा जाए तो वसाओं में सर्वाधिक एनर्जी प्राप्त होती है जो कि 9.1 किलो कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा के अणु में 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, सर्वाधिक एनर्जी होती है। परंतु वसा का शीघ्रता से पाचन नहीं होता है, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन आसानी से हो जाता है, जिसकी वजह से यह कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के अच्छे स्रोत होते हैं, जिसके 1 ग्राम अणु से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज है। ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में होता है, जिससे 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है।
अब जो ये अभिक्रिया है लगभग 30 पदों में संपन्न होती है और प्रत्येक पद के लिए एक एंजाइम उपस्थित होता है और वह एंजाइम अगले पद के लिए एक रिएजेंट की तरह कार्य करता है और अगले पद को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्सों का जो सक्रिय एंजाइम जिन्हें कह सकते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उन सक्रिय एंजाइम्स का एक व्यवस्थित रूप पाया जाता है। उस व्यवस्थित रूप को हम उपापचय पथ कहते हैं। ठीक है, अब जो ये कार्बोहाइड्रेट्स का अपचय होता है, यानी ग्लूकोज है, ग्लूकोज सरल अणु में विघटित हो गया। ग्लूकोज किसमें विघटित हो रहा है? सरल अणु, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो गया, यानी सरल अणु बन गए। इन सरल अणुओं का निर्माण 4 पदों में संपन्न होता है, जिसके प्रत्येक पद में विभिन्न प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं। ये 4 पद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक होता है ऑक्सीकारिक विकारोच्चीकरण, तीसरा होता है क्रेब्स चक्र और चौथा होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या जिसे ऑक्सीकारिक फॉस्फोरिलीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस अभिक्रिया जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अपचयित होता है सरल अणु में इन 4 प्रोसेस के द्वारा, जिसके फलस्वरूप हमें टोटल 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, अब हमने कहा था आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं, क्योंकि ये जल्दी अपचयित हो जाते हैं या जल्दी पचित हो जाते हैं। इसलिए हमने देखा है कि हम जब सुबह जल्दी से उठते हैं तो हमें उबासी सी महसूस होती है। उस उबासी का आने का कारण क्या होता है? शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी, क्योंकि हम जब सुबह सो के जगते हैं तो उस दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी देखी जाती है, जिसके कारण उबासी आती है। ठीक है, यदि उस दौरान हम कुछ शक्कर खा ली जाए या चीनी खा ली जाए, या हम क्या करते हैं वर्तमान में चाय पी लेते हैं। अंग्रेज क्यों पिया करते थे चाय? इसी कारण से चाय पिया करते थे, जिससे कि उनमें तंदुरुस्ती आ जाए, एनर्जी आ जाए। ठीक है, चाय पीने का ये रीजन है, परंतु वर्तमान में ये हमारे जो संस्कृति है उसमें चाय का चलन चल गया है, जिसका मेन रीजन क्या है? जो चाय पीने का, सुबह सुबह चाय पीने का मेन जो मुख्य कारण है वो है ऊर्जा प्राप्ति। क्योंकि जब हम चाय पीते हैं तो चाय के अंदर क्या होती है? शक्कर होती है, यानी कि चीनी होती है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है और स्फूर्ति आ जाती है। ठीक है, तो यदि जिस दौरान हमें उबासी आ रही होती है, यदि उस दौरान एक फक्की चीनी के दाने खा लिए जाएं तो उससे हमें क्या है? ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है और उबासी आना बंद हो जाती है। तो इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व होता है। तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स का जनरली उच्च देखा जो 4 पदों में संपन्न होता है, जिसके एक एक स्टेप को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।